नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी निष्कासन। सारी रात शरीर पर जैसे छिपकलियां रेंगती रही। 4 बजे के बाद तो बिस्तर पर लेटना मेरे लिए असंभव हो गया। शावर के नीचे बैठकर देर तक नहाती रही, तब जाकर जी हल्का हुआ। बाथरूम से लौटकर देखा, डॉक्टर कोहली अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। नींद में उनका चेहरा बच्चों का सा लग रहा था, तृप्त, शांत, निर्लिप्त। उनके हल्के खर्राटे दक्षिण महासागर के स्वर में घुल मिल गए थे। दक्षिण महासागर जो इस ब्रह्म मुहूर्त में उषा का आह्वान कर रहा था। मंद्र सप्तक में आरोह अवरोह भरती हुई उन लहरों का गंभीर नाद मुझे बाहर आने का निमंत्रण दे रहा था। कमरे की चारदीवारी मुझे जहर सी लग रही थी। मैंने अपने गीले बालों का एक ढीला सा जूड़ा बनाया और बाहर निकल आई। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने मुझे गुड मॉर्निंग किया। गेट पर ऊँघते से दरबान ने मुझे सलाम भी किया, पर किसी की भी आंखों में मुझे आश्चर्य या कौतूहल नहीं दिखाई दिया। सागर के सम्मोहन से शायद वे लोग मुझसे ज़्यादा परिचित थे। अभी पो नहीं फटी थी, पर गीली रेत में भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। सबकी आंखें दक्षिण के प्रसिद्ध सूर्योदय को देखने के लिए ललक रही थी। उस भीड़ में यद्यपि कहीं कोई परिचित चेहरा नहीं था, फिर भी उस क्षण वे सारे लोग बड़े अपने से लग रहे थे। भीड़ से छिटककर मैं कोने में बैठ गई। जल की सिंदूरी आभा को अपने में भरती हुई मेरी आंखें विवेकानंद शिला स्मारक से जा टकराई, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। जैसे जैसे दिशाएं उजली होती जा रही थी, उसका एक एक अंग उद्भाषित हो रहा था। पहले शिखर, फिर गर्भगृह, फिर सीढ़ियाँ। लग रहा था जैसे किसी शिल्पी ने तम का पहाड़ चीरकर एक मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशना प्रारंभ किया हो। कुछ दिनों पहले गरोड के पास धर्मराजेश्वर का मंदिर देखा था, उसी की याद हो आई। खिलखिलाहट की ध्वनि सुनकर मैंने चौंक कर सिर उठाया। कल वाली स्कूल पार्टी पूरे तट पर फैल गई थी। कल यही सब शिला स्मारक पर भी मिली थी। सारा वक्त मेरी आंखें उन्हीं का पीछा करती रहीं। उनका चहकना, खिलखिलाना, गोल गोल आंखें घुमाकर बातें करना, एक दूसरे के कंधों पर झूलकर चलना, टीचर को देखकर जीभ काट लेना, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा था। जब तक वे लोग बोट पर बैठकर रवाना ना हो गईं, मैं आपलक उन्हें देखती रही। होश में आने पर देखा, डॉक्टर कोहली एक गवाक्ष के सहारे चुपचाप खड़े समुद्र को निहार रहे थे। मुझे अफसोस है, मैंने उनके पास जाते हुए संकोच में डूबे हुए स्वर में कहा। नहीं नहीं, अफसोस की क्या बात है, उन्होंने भर्राए कंठ से कहा और आगे चल दिए, जैसे अब तक मेरी ही प्रतीक्षा में खड़े हों। मैं घिसटती सी उनके पीछे चल दी। मन में एक अपराध बोध व्याप गया। मेरी वजह से आज की सारी शाम बेसुरी हो गई। तरह तरह से मैंने उस तनाव को तोड़ने का प्रयास किया। स्मारक के दर्शन के बाद जब हम लोग बोट के इस किनारे तक आए, तब तक वे काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे। सुनिए, उन्हें सहज जानकर मैंने सफाई देते हुए कहा। इन लड़कियों को देखकर मुझे गुड़िया की याद हो आई थी। मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं, पर क्या करूँ? इसमें गलत तो कुछ नहीं, उन्होंने जैसे मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं बुद्धू की तरह उन्हें देखती रही। तुम्हें हर बार स्कूली लड़कियों को देखकर ही गुड़िया की याद क्यों आती है? इन 15 दिनों में मैंने ये बात कई बार मार्क की है। फ्रॉक या स्कर्ट ब्लाउज वाली किसी लड़की को देखते ही तुम्हारी आंखें पीड़ा से भर उठती है। क्या तुम्हारी कल्पना में वे अब भी छोटी सी बच्ची ही है? मैंने भी उसे देखा है। वे एक सुंदर युवती है, मनोहर और मासल। तुम पता नहीं क्यों से अब तक नन्ही मुन्नी गुड़िया ही समझती रही हो। शायद माँ की नज़रों में बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं, ठीक है ना? शायद यही बात हो। उनके लंबे चौड़े वक्तव्य का मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। अब उन्हें कैसे समझाती कि साड़ी में लिपटी हुई सजी धजी यह लड़की तो बिन्नी की विधु है।
मेरी गुड़िया तो इन्हीं लड़कियों जैसी है, हिरनी की तरह कुलाचे भरने वाली, चिड़ियों की तरह चहकने वाली, झरने की तरह खिलखिलाने वाली। मेरे मन प्राणों में तो उसका वही रूप है। कह भी देती तो क्या वे समझ पाते? पुरुष हैं, फिर इतने वर्ष पश्चिम में बिताकर आए हैं। पश्चिम, जहाँ लोग सिर्फ वर्तमान को जीते हैं, उसे पूरी इच्छा शक्ति के साथ भोगते हैं, तभी तो इतना खुलकर हंस पाते हैं। कौन कह सकेगा कि डॉक्टर कोहली अमेरिका में अपनी पत्नी और 2 बेटे छोड़कर आए हैं। जो बीत गया उसके लिए कोई कसक नहीं, मलाल नहीं। अतीत के लिए बिसुरना तो हमारे हिस्से में आया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को समेटकर मैं पूरे मन से एंजॉय करने का निश्चय कर चुकी थी, पर कन्याकुमारी की प्रतिमा के सामने जाकर फिर बिखर गई। मन सुदूर अतीत में दौड़ गया। वहाँ स्कूल में वार्षिकोत्सव में मदन भस्म संगीतिका में अभिनय करने के लिए वे पार्वती के रूप में सज धज कर तैयार बैठी थी। मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी? मुझे ग्रीन रूम में देखते ही उसने पूछा था। तब दोनों हाथों में उसका माथा पकड़कर मैंने उसे चूम लिया था। उस समय उसकी आंखें ऐसी ही हंस रही थी, ऐसी ही। वाह, क्या आंखें हैं, क्या सौंदर्य है, डॉक्टर कोहली अभिभूत होकर कह रहे थे। उनकी नज़रें बचाकर मैंने अपनी आंखें पोंछ ही ली थी, पर उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से शायद ये सब कुछ नहीं छुप सका था, क्योंकि रात बिस्तर पर आते ही उन्होंने अपने मृदु स्वर में पूछा, माया बता सकती हो मनुष्य शादी क्यों करता है? यह क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने उत्तर में एक प्रश्न ही जड़ दिया। इसलिए कि मैं बतलाना चाहता हूँ कि शादी का मकसद सिर्फ शारीरिक तुष्टि नहीं, उसका इंतज़ाम तो चांदी के कुछ टुकड़ों में भी कहीं भी हो सकता है। इंसान जब शादी करता है तो ज़रूर ही इससे कुछ ज़्यादा चाहता है। तो क्या आपको वह नहीं मिल रहा? मैंने कांपते स्वर में पूछा। नहीं, उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उल्टे मुझे रोज ऐसा लगता रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया हो। कोई भी शरीफ आदमी इस भावना के साथ खुश नहीं रह सकता। क्या ये शादी तुम पर थोपी गई है? मैंने नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया, पर उनकी आंखों में अविश्वास बराबर झलकता रहा। दरअसल बात यह है कि पिछला सब कुछ एकदम भूलना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहने का प्रयास किया, पर मेरी बात काटते हुए उन्होंने कहा, भूलने के लिए कौन कहता है? कम से कम हिस्सा तो बटा ही सकते हैं। सच तो था, उन्होंने भी तो मुझे अपने प्रेम की असफल विवाह की दास्तां सुनाई थी। यह भी बतलाया था कि वहाँ की आपाधापी से ऊबकर वे अब एकदम शांत जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के एक सुदूर ग्राम में अपनी डिस्पेंसरी खोल रखी है। नरेंद्र की असमय मृत्यु के दाग को छोड़ दिया जाए तो मेरे वैवाहिक जीवन की स्मृतियाँ माधुर्य से ओतप्रोत थी, जिन्हें अपने एकाकी जीवन में भी मैंने अपनी कल्पना में ही कई बार जिया है। इसलिए मेरा मनोबल कभी टूट नहीं सका। लेकिन अब वे सारी बातें कितनी दूर की लगती हैं। पिछले 2-3 वर्षों से मन पर एक ही नाम रह गया है, एक ही कसक, एक ही पीड़ा रह गई है, और वह है गुड़िया, मेरी विधु, मेरी बिटिया। कभी कहने पर भी जाऊं तो क्या सिलसिलेवार वह सब कह पाऊंगी मैं? बड़े फूहड़ ढंग से रात उन्हें अपने सर्वात्म समर्पण का विश्वास दिलाती रही। उन्हें शायद संतोष हो भी गया हो, पर मुझे अपने से ही संतोष नहीं था। सच तो यह था कि सैकड़ों योजन की मानसिक दूरी के साथ जब दो शरीर मिलते हैं तो उस मिलन में कोई मांगल्य, कोई सौंदर्य, कोई अर्थ नहीं रह जाता। सोचती हूँ, जिस तरह उसने मुझे उपेक्षित करके अपने लिए एक नया संसार खड़ा कर लिया है, मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर भी तो है। मैं माँ हूँ, वह बेटी है। उसे तो नदी के जल की तरह हमेशा आगे ही दौड़ना है। मुझे तो किनारों की तरह
सिर्फ अपनी बाहें फैलाए रखना है। सभी की लड़कियां एक दिन पराई हो जाती हैं, इसलिए तो विधु के जन्म पर मैं फूट फूट कर रोई थी। 2 बच्चों को मृत अवस्था में जन्म देने के बाद ये सिजेरियन का अंतिम चांस था। तब अम्मा ने समझाया था, पगली रोती क्यों है? जैसी ममता बिटिया करती है ऐसी लड़के थोड़े ही करेंगे। लड़की कहीं भी रहेगी तो तेरे लिए 8-8 आंसू रोएगी। लड़के तो घर में रहेंगे तब भी आंख उठाकर ना देखेंगे। शायद अम्मा अपने अनुभव के बोल सुना रही थी। इसका प्रमाण मुझे मिला जब नरेंद्र अचानक हमारे बीच से उठ गए थे। बीमारी में बड़े धैर्य से उनकी शुश्रूषा करने वाली मैं एकदम टूट गई थी। तब इस 9 वर्ष की छोकरी ने मुझे माँ की तरह सहारा दिया था। पिता की मृत्यु का दुख किसी दार्शनिक की तरह पीकर वह मेरी देखभाल करती रही। शोक प्रदर्शन करने के लिए आने वाली भीड़ से, रास्ते पर लोगों की करुण दृष्टि से, नाते रिश्तेदारों के व्यंग्य बाणों से, बड़े कौशल से मुझे इन सब से बचाती हुई वह उबार लाई थी। उसकी मजबूत बाहों का सहारा पाकर मैंने पतवार फिर थाम ली थी और जिंदगी बड़े आराम से पार हो रही थी। फिर 23 मार्च का वह अशुभ दिन आया। हाँ, ठीक 23 मार्च ही थी वह। इतने दिनों बाद भी वह तारीख ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। गुड़िया की परीक्षा चल रही थी, हायर सेकेंडरी बोर्ड की। रोज की तरह दफ्तर से लौटते हुए मैंने पेस्ट्री, संतरे, मक्खन की टिकिया खरीदी। एक माधुरी का अंक और 1-2 पॉकेट बुक्स भी बैग में छिपाकर रख ली। कल आखिरी पेपर थे। परीक्षा खत्म होते ही उसे कुछ ना कुछ पढ़ने को चाहिए। घर एकदम सुनसान था। आठों पहर चीखने वाला रेडियो भी चुप था और उनकी हर धुन पर थिरकने वाली गुड़िया का कहीं पता नहीं था। सारी चीज़ें रसोई में अलमारी में रखकर मैंने चाय का पानी चढ़ाया और उसे आवाज़ दी, पर कोई उत्तर नहीं आया। चाय छानने के बाद मैं खुद ही 2 कप लेकर चारों कमरों में घूम आई। मेम साहब सुस्त होकर आराम कुर्सी पर पड़ी हुई थी। बड़ी ममता हो आई। दिन भर पढ़ती रही होगी बेचारी। मेम साहब, चाय हाजिर है, मैंने एक स्टूल खींचते हुए कहा। उसने आंखें खोलकर देखा। चुपचाप एक कप लेकर सुड़कना शुरू कर दिया। मम्मी को देख रोज की तरह मुस्कुराई भी नहीं। ना नाश्ते की फरमाइश, ना देर से आने की शिकायत। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पेपर कैसा हुआ बेटे? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा ही हुआ, उसने मरी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन मैं समझ गई कि अच्छा नहीं हुआ है। नहीं तो वे इतनी उदास क्यों होती। थोड़ा दुख भी हुआ, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। लता के घर तक घुमाना हो तो हो आ, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। लेकिन उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैंने जल्दी जल्दी सब्जी छोंकी, पराठे सेके, थोड़ी सी बूंदी उतारकर उनका रायता बनाया और उसे आवाज़ दी। मेज़ पर खाना लगाते हुए देखा सुबह की प्लेटें पड़ी भिनभिना रही हैं। डांटने की इच्छा हुई, पर सोचा कि जाने दो, परीक्षा के दिन है, भूल गई होगी। खुद मेज़ साफ करके खाना लगाया। खाने के लिए सुबह साथ में कौन था, लता या आरती? खाना खाते हुए मैंने पूछा। कुछ क्षण वे थाली में उंगलियां चलाती रही, फिर बोली, गंगाधर चाचा थे। अच्छा, किसी काम से आया था? नहीं, रास्ते में मिल गए थे, मोटरसाइकिल पर घर तक छोड़ गए। खाना तो तुम्हारे ही लायक था, कम तो नहीं पड़ा। अलमारी में ब्रेड भी रखी थी, निकाल लेती ना। अच्छा, छाया नहीं आई अभी? 3 महीने हो गए, माँ के यहाँ ही जाकर बैठी हुई है। गंगाधर का क्या हुआ? फिर से बहाल होने के ऑर्डर्स आने वाले थे इस महीने। उसके केस का फैसला हुआ या नहीं? प्रश्नों की झड़ी के बीच ख्याल आया कि गुड़िया चुपचाप बैठी है। मेरी एक बात का भी जवाब उसने नहीं दिया। ठीक भी था, इतनी सी लड़की इन बातों को क्या समझती। खाना खाते ही वह बिस्तर पर जा लेटी। मैंने पढ़ने के लिए इसरार नहीं किया। सोचा ठीक से सो लेगी तो तरोताजा हो जाएगी। वैसे एक रात में फ़र्क भी क्या पड़ता था। बेटे, अपना गणित का पेपर चाचा जी को दिखा दिया था?
एक प्रश्न पर संदेह हो रहा था ना तुम्हें? मैंने बत्ती बुझाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। शायद आज के पेपर से उसका मूड ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तो दिखा देना, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। फिर कभी आएंगे तो थक्के मारकर निकाल दूंगी घर से। क्या वे गुड़िया की ही आवाज़ थी? मैंने दोबारा बत्ती जलाई। वे अपने बिस्तर में बैठी गुस्से से तमतमा रही थी। ऐसा नहीं कहते बेटे। उस आदमी को तुमने घर में भी घुसने दिया तो मुंह नहीं देखूंगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? क्या हुआ है देखोगी? कहते हुए उसने तड़ातड़ अपने ब्लाउज के बटन खोल डाले। उफ, कोई इतना वहशी हो सकता है? मैंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। उजले बल्ब की रोशनी में उसका अनावृत शरीर दीप शिखा सा दमक रहा था और गंगाधर की हैवानियत के चिन्ह उसे धुएं की लकीर की तरह घेरे हुए थे। मैंने दोबारा आंखें खोली। तब तक वह व्यवस्थित होकर बिस्तर पर जा सोई थी, पर उतनी ही देर में जान लिया कि गुड़िया अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। माँ की बात याद आई। पिछली बार वे आई थी तो बार बार कहती रही थी, लड़की तो बाप की तरह लंबोतरी हुई जा रही है, इसे साड़ी या सलवार पहनाया कर, ये उघड़ी उघड़ी टांगे अच्छी नहीं लगती। मुझे इतना गुस्सा आता, खींच कर कहती, तुम भी गजब करती हो अम्मा, हम लोगों को 13 साल की उम्र में साड़ी से बांध दिया था, इस बेचारी को ये सजा क्यों देती हो? पता है आज तो कॉलेज में भी कोई साड़ी पहन कर नहीं आता। अम्मा तुनक कर कहती, आजकल के क्या कहने, इनका बस चले तो फिराक पहने ही भावरे पड़वा ले। घर में गंगाधर, डॉक्टर साहब या अन्य कोई परिचित आते तो वे भुनभुनाती रहती, लड़की को समझाया कर, जरा इनसे दूर ही रहा करे, ये 24 घंटे चोटी खींचना, गला मसलना, पीठ पर धूल जमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। गजब करती हो अम्मा तुम, ये सब उसके चाचा लोग हैं, पता है इसे कितना लाड करते हैं। तो लाड क्या दूर से नहीं हो सकता? अम्मा की इस बात को मैंने हमेशा हंसी में उड़ाया। ऐसी ऊटपटांग बातों से लड़की का दिमाग खराब करने की इच्छा कभी नहीं हुई। क्या ये मैंने ठीक किया था? उसे अपनी गोद में भरते हुए मैंने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर आंटी को आवाज क्यों नहीं दे दी बेटे? ओह मम्मी, मुझे क्या मालूम था ये विलनों का सा व्यवहार करने लगेंगे। बैठे ही बैठे एकदम बदतमीजी पर उतर आए। फिर मुझसे अलग होते हुए बोली, मैंने भी वे सबक सिखाया है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं कोई मिट्टी का लौंदा नहीं हूं कि जो चाहे मुझे रोंद कर चला जाए। उसका वे आवेश, वह रोष, वह रूप मेरे लिए एकदम नया था। अनुभव के क्षण उसे एकदम बड़ा कर गए थे, और अनुभव भी कितना भयानक। बेचारी अब कभी जान नहीं पाएगी कि पुरुष का पहला स्पर्श कितना मंगल, कितना पवित्र, कितना रोमांचक होता है। इस दुर्दिन की स्मृति हमेशा एक काली छाया की तरह उसके अनुभवों के आसपास मंडराती रहेगी। हाय गंगाधर, तुमने ये क्या किया? इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। कल तक गंगाधर मेरे स्नेह का, सहानुभूति का पात्र था। बेचारा 8-10 महीने से मुअत्तिल होकर घर पर बैठा हुआ था। शासन से तिरस्कृत होते ही संबंधियों की उपेक्षा का दुख भी उसे सहना पड़ रहा था। आर्थिक संकट भी मुंह बाए खड़ा था। इन सब से घबराकर छाया भी बच्चों को लेकर माँ के पास चली गई थी। सारी मुसीबतों के बीच वे एकदम अकेला पड़ गया था। पत्नी के तानों से छलनी बने कलेजे को लेकर विभागीय जांच से जूझ रहा था। महीनों से किसी स्नेहिल स्पर्श का प्यासा उसका मन फगुनाई एकांत दोपहरी में विधु का आकर्षण नहीं झेल पाया होगा। अगर विधु की जगह और कोई होता तो मेरी सारी सहानुभूति गंगाधर के साथ होती, पर उस समय तो मेरा कण-कण उसे कोस रहा था। लग रहा था कब सुबह हो, और लेकिन सुबह होने पर ही मैं क्या कर लेती? क्या उसके दरवाजे जाकर इस विश्वासघात के लिए जवाब तलब करती? सर्वनाश जो होते होते रह गया था।
मेरी बातों से शायद पूरा ही हो जाता। तब बहुत याद आई नरेंद्र। पुरुष के छत्र के बिना कितना पंगु हो जाता है नारी का जीवन। रात के अंधेरे में हम माँ बेटी देर तक एक दूसरे से लिपटी उनकी याद में आंसू बहाती रहीं। सुबह जब उठी थी तो एक निश्चय के साथ ही सारी बात एकदम भूल जाना ही श्रेयस्कर था, जिसमें आज गुड़िया का आखिरी पेपर था। मैंने रोज की तरह चाय बनाई, नाश्ता बनाया, उसके लिए पानी गर्म किया और रोज की तरह सहज भाव से ही उसे जगाया। रोज बिस्तर से उठते ही उसकी जबान शुरू हो जाती थी। उस दिन का चार्ज मैंने ले लिया था। मैं एक क्षण का भी अंतराल नहीं छोड़ना चाह रही थी, जिससे वे कल के बारे में सोचने लगे। उसे नहाने भेजकर मैं कलम में शाही भरने चली थी कि घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा, सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। नाइट गाउन पहने पड़ोसी डॉक्टर मित्रा खड़े थे। आपका फ़ोन है भाभी। मीरा, मैंने आश्चर्य से भरकर पूछा और उनके पीछे चल पड़ी। भाभी, मैं दवे बोल रहा हूँ, तिलक नगर से। रिसीवर उठाते ही आवाज़ आई। कहिए, मैंने उत्तर दिया। और उसके बाद जो कुछ सुना वह इतना भयानक था कि मेरे हाथ से रिसीवर ही छूट पड़ा। क्या बात है भाभी, डॉक्टर दंपत्ति ने घबराकर पूछा। वो गंगाधर ने सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली, मैंने सपाट स्वर में कहा। क्या? वे दोनों भी स्तब्ध रह गए थे। कल ही तो गुड़िया को छोड़ने यहाँ तक आए थे, मिसेस मित्रा ने कहा। मैंने घबराकर उनकी ओर देखा। ईश्वर ना करे आगे का हाल भी वे जानती हों। सस्पेंड हो गए थे ना? मैंने सुना कि बीवी भी लड़ झगड़ कर चली गई है, डॉक्टर साहब बोले। यही तो गलत होता है। ऐसे समय पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं कब कैसा मन हो जाए। मैंने मिसेस मित्रा को बात पूरी नहीं करने दी। हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, सुनिए, मुझे शायद दिन भर वहाँ लग जाएगा। आप गुड़िया को यहीं रख लीजिएगा और उसे अभी कुछ नहीं बतलाइएगा। आप बेफिक्र रहिए, उन लोगों ने आश्वासन दिया। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? विदु ने पूछा। पड़ोस में कहने गई थी, आज तुम खाना वहीं खाओगी। मुझे जरा जल्दी दफ्तर जाना है, बना नहीं पाऊंगी। मुझे लगा वह 100 प्रश्न पूछ डालेगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। चुपचाप नाश्ता करके सीढ़ियाँ उतर गई। रोज की तरह ना भगवान को हाथ जोड़े, ना मेरे पांव छुए, ना सड़क से टाटा किया। उसका वे बदला हुआ रूप देखकर मन भर आया। दुख करने के लिए समय भी कहाँ था। वहाँ गंगाधर के बंगले पर मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। कहने को रिश्ता हम लोगों से कुछ भी नहीं था। बरेली में उन लोगों का मकान हमारे घर के मकान से लगा हुआ था, बस। परदेश में आकर यही रिश्ता पक्का हो गया था। नरेंद्र को वे हमेशा बड़े भाई की तरह मानते रहे थे और उनके बाद भी परिवार को गंगाधर का स्नेह सहयोग मिलता रहा था। इसीलिए सबसे पहले मुझे ही याद किया गया था। ये कल्पना कितनी अजीब लग रही थी कि जिस समय मैं अपने संपूर्ण अंतर्मन से उसे शाप पर शाप दिए जा रही थी, उसका मृत शरीर छत के पंखे से झूल रहा था। मुअत्तिल होने का अपमान उसने दिलेरी से सहन कर लिया था। रिश्तेदारों की उपेक्षा की उसने परवाह नहीं की थी। पत्नी की अवहेलना भी वह पी गया था, पर आत्मग्लानि की यंत्रणा उससे झेली नहीं गई। मृत्यु का निश्चित समय दुबे बता नहीं पाया था। दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद बेडरूम की खिड़की से झाँका था, तभी इस दुर्घटना का पता लग सका। लेकिन मुझे निश्चय था कि गंगाधर यहाँ से लौटकर ही मृत्यु से लिपट गया होगा। जैसा उसे अब तक जाना था, उससे यही लगता था। मेरे मन का सारा आक्रोश करुणा में बदलकर रह गया। मेरे वहाँ पहुँचने तक लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। मेज पर उसकी लिखी चिट्ठी भी पुलिस ले गई थी। दुबे ने बताया कि उसमें बस इतना ही लिखा था, जीवन से ऊब गया हूँ, सब लोग कहा सुना माफ़ करें। मन का रहा सहा रोष भी चिट्ठी की बात सुनकर निकल गया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिन भर कैसे बीता शब्दों में कहना कठिन है। एक तो मौत का घर, फिर ऐसी भयानक मौत।
ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वे लोग भी थे जो उससे इन दिनों कतराते थे। वे अफसर भी थे जो उससे गांव का घी मंगवाते थे। अपनी बेटियों की शादियों में सरकारी पेट्रोल फुकवाते थे। हर 6 महीने बाद अपना नजराना वसूलते थे। उसके मुअत्तिल होने पर इन सब लोगों ने आंखें फेर ली थी और अब अर्थी को कंधा देने के लिए तत्परता से हाजिर हो गए थे। वे रिश्तेदार भी थे जो उसकी सरकारी जीप में बैठकर यहाँ वहाँ जाने में बड़ा गर्व अनुभव करते थे। उसी जीप के छिन जाने के बाद जो उसकी नमस्ते का जवाब भी ऐसे देते थे जैसे एहसान कर रहे हों। वे दोस्त भी थे जो हर तीसरे दिन उसके यहाँ डिनर पर आते रहते। हर पिछले 6 महीनों से किसी ने उसे चाय पर भी नहीं बुलाया था। उन लोगों की आहें और आंसू देख देख कर चिड़सी हो रही थी, पर छाया की प्रतीक्षा में मेरा वहाँ बैठना आवश्यक था। तीसरे पहर छाया और गंगाधर की लाश साथ ही पहुँचे। सब कुछ निपटाते रात 9 बज गए। छाया की भाभियाँ तो मुझे रोकना चाह रही थी, पर विदु का बहाना कर मैं वहाँ से निकल आई। घर पहुँचकर भी ऐसा लगता रहा जैसे वे सारे दृश्य, सारी आवाज़ें मेरा पीछा करती रही हों। नहाकर निकली तो देखा मिसेस मित्रा खड़ी हैं। भाभी, खाना खाने चलिए, हम लोग रुके हुए हैं। खाने की जरा इच्छा ना थी, पर उनके सौजन्य को ठुकराते नहीं बना। सारी बातें दोहराने की जरा इच्छा ना थी, पर सब लोगों की उत्सुक आंखों का लिहाज करना पड़ा। जैसे भी बन पड़ा उन्हें सब बताती रही। बार बार डर लग रहा था कि गुड़िया तक ये सारी बातें ना पहुँचे। 1-2 बार दबी जबान से इशारा भी किया तो मिसेस मित्रा बोली, वह सब सुन चुकी है। उसके क्लास की एक लड़की तिलक नगर ही रहती है। उसने सुबह ही ये खबर उसे दे दी है। ऐसी बातें छिपती थोड़े ही हैं। शायद उनका कहना ठीक ही था, पर मैं अपनी तरह से कोशिश करती रही थी कि ये समाचार उस तक सौम्य रूप से पहुँचे। गंगाधर की वह विभत्स मृत्यु मुझे भी हिला गई थी। वह तो खैर बच्ची ही थी। मम्मी, घर में आते ही उसने करुण स्वर में पुकारा। मुझे मालूम था वे क्या पूछना चाहती है। बड़े ही संयत स्वर में मैंने कहा, देखो बेटे, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। दिन भर से यही सब कह सुनकर मैं पागल हुई जा रही हूँ। थोड़ा सो लेने दो मुझे। कहने को बिस्तर पर आ लेटी मैं, पर आंखों में नींद नाम को नहीं थी। शायद विधु भी जाग रही थी, पर मैं जानबूझकर मूर्तिवत लेटी रही। एकाएक मार्च की वह रात गर्म हो उठी और मैं पसीने से नहा गई। धीरे से उठकर मैंने पंखा चला दिया। बंद करो वे पंखा मम्मी, प्लीज, वे इतने आर्त स्वर में चीखी कि मैं भीतर तक सिहर उठी। पंखा बंद कर मैंने खिड़कियां पूरी पूरी खोल दी, पर्दे ऊपर डाल दिए और अखबार के कागज से हवा करती हुई उसे थपकने लगी। मम्मी, कुछ देर बाद उसका स्वर आया, चाचा ने क्यों किया होगा ऐसा? तुझे मालूम तो है वे मुअत्तिल हो गए थे। मुअत्तिल क्या आज हुए थे? तेरी चाची लड़ झगड़ कर चली गई थी ना, इसी से उदास हो गए थे। चाची को गए 3 महीने हो गए हैं। शायद कर्जदारों ने परेशान किया हो। अब सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा। वे मेरे हाथों से छिटक कर उठ बैठी। क्यों अपने को छुटला रही हो मम्मी? मुझे मालूम है चाचा ने मेरी वजह से आत्महत्या की है। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। उन्हें पापा की खड़ाऊ से पीटा था। इतनी इतनी गालियां दी थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वे इस तरह। और वे फफक कर रो उठी। अपनी वजह से एक हंसता खेलता आदमी दुनिया से उठ गया है, ये कल्पना उसका नन्हा सा दिल मथ गई थी। रुलाई का ज्वार इतना प्रबल था कि मेरे सांत्वना के शब्द बहे बहे जाते थे। मुझे खुद पता नहीं था कि वे कब सोई, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से क्लांत होकर मैं तो नींद को ज़्यादा देर रोक नहीं पाई थी। सुबह नींद खुली भी तो उसकी चीख सुनकर ही। अलसाती आंखों से मैंने उसके बिस्तर को देखा। वह सूना पड़ा था। खुली खिड़कियों से होकर धूप सारे कमरे में बिछ गई थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। देखा बरामदे में विधु बेहोश पड़ी है। पास ही सुबह का अखबार पड़ा है।
फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षर चमक रहे हैं, युवक इंजीनियर की दर्दनाक मृत्यु। डॉक्टर दंपत्ति भी मेरे साथ ही दौड़कर बरामदे में पहुंचे थे। हम लोगों ने मिलकर उसे उठाया, बिस्तर पर लाकर लिटाया। डॉक्टर साहब ने स्मेलिंग साल्ट वगैरह लाकर उसे सूंघाया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली। मेरे जी का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैंने उन्हें मार डाला, मैंने उन्हें मार डाला। अस्पष्ट स्वर में वह बुदबुदा रही थी, कुछ कह रही थी शायद। मिसेस मित्रा ने समझने की चेष्टा करते हुए कहा, उसे शौक सा लग गया है ना, कल रात पंखे को देखकर भी ऐसे ही डर गई थी। मैंने जल्दी से कहा, अब तो मेरे ख्याल से ठीक है, आइए ना बाहर बैठें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जी नहीं, अब तो चलेंगे, हॉस्पिटल के लिए तैयार भी होना है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्पताल जाने से पहले वे फिर एक बार आकर देख गए। वह ठीक हो चली थी, पर ऐसी निस्तेज दिखाई दे रही थी मानो महीनों से बीमार हो। 9 बजे के करीब मैं ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा दूध और ब्रेड दे पाई। मम्मी, जरा अखबार देना, उसने थके स्वर में कहा। देखती हूँ बेटे, सुबह से हड़बड़ाहट में पता नहीं कहाँ रह गया है, मैंने कह दिया। अखबार इस समय तक राख हो चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि गुड़िया उसे दोबारा पढ़े। लाश की फ़ोटो उसमें नहीं दी गई थी, पर संवाददाता ने ऐसा हृदय द्रावक वर्णन किया था कि पढ़ते हुए मेरा भी कलेजा कांप गया था। वहाँ तो सब देखकर मैंने आंखें बंद कर ली थी, परंतु पेपर में जैसा वर्णन था, उन सारी बातों को जैसे मैं फिर से जी गई थी। मम्मी, क्या है बेटे? उस दिन उन्हें घर में नहीं बुलाती तो कितना अच्छा होता ना। बार बार उन बातों को दोहराने से कोई लाभ है बेटे? मैं क्या करूं, मेरे मन से ये बात निकलती ही नहीं कि मैं उनकी मृत्यु का कारण हूं। मैं उन्हें मौत के दरवाजे तक ढकेल आई थी। सचमुच मैंने उन्हें मार डाला, उसने तकिए पर सिर पटकते हुए आर्त स्वर में कहा। मैं परेशान हो उठी, किसी तरह स्वर को संयत करके कहा, देखो बेटे, मौत जब आती है तो अपने आप बहाना ढूंढ लेती है। तुम इस ऊटपटांग ख्याल को दिल से निकाल दो और फिर सबके सामने यूं अपने मन की बात कही थोड़े ही जाती है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे? अब इस बात का जवाब मेरे पास क्या था? आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।